द स्ट्रेंथ ऑफ द नेशन लाइज इन द वेल बीइंग ऑफ इट्स सोल्जर। इस वाक्य का अर्थ अगर हिंदी में समझाएं तो इसका अर्थ होता है कि किसी भी देश की शक्ति निर्भर करता है उनके फौज के आचरण से। अगर फौज ईमानदारी से अपना काम करे बिना किसी राजनीतिक लाभ या अपेक्षा के, तो देश के हर नागरिक के हृदय में उनके पद, कार्य और वर्दी का सम्मान बना रहता है। देश के तमाम नागरिकों में यह बात बनी रहती है कि उनकी रक्षा करने वाला व्यक्ति ईमानदार और भरोसेमंद है। लेकिन अगर फौज में ईमानदारी जैसे गुण न हो तो वह जनता के नजरों में कमजोर और गलत कार्य करने वाले संस्था के रूप में जाने जाएंगे। उदाहरण तौर पर पाकिस्तानी फौज। आज पाकिस्तानी फौज और उनके देश और जनता के प्रति वफादारी हमारे इस वीडियो का विषय है। 10 फरवरी 2024। पाकिस्तान उस वक्त अपने दुविधा में उलझा था। 2024 पाकिस्तान जनरल इलेक्शन का परिणाम उनके दुविधा का कारण था। इलेक्शन का परिणाम 8 फरवरी तक आ जाना था, परंतु ऐसा न हुआ। आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा था? क्यों पाकिस्तान की जनता इस इलेक्शन को अनफेयर बता रहा था? बैलेट पेपर में वोट की संख्या असल वोटर की संख्या से अधिक कैसे हुआ? इन तमाम प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए हमें कुछ मुख्य किरदार और उनके बीते हुए इतिहास को समझना होगा। तो इस घटना के मुख्य किरदार हैं पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तानी आर्मी। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तानी फौज की। उनके इतिहास से लेकर वर्तमान स्थिति की चर्चा हम संक्षिप्त में करेंगे। तो समय को थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं और पहुंचते हैं वर्ष 1947, जब भारत से अलग होकर मुस्लिम लीग पार्टी ने पाकिस्तान देश की स्थापना की। इस देश की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की मोहम्मद अली जिन्ना ने। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बने मोहम्मद अली जिन्ना को नए नवेले देश बने पाकिस्तान के भविष्य की चिंता थी। वह जानते थे कि उनके अलावा कोई भी ऐसा नेता नहीं जो पाकिस्तान को संभाल सके। इस डर को खत्म करने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने फौज का साथ लिया। पाकिस्तान की रक्षा और प्रशासन की जिम्मेदारी फौज को मिली। यही फैसला पाकिस्तान के लिए गलत साबित हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना के मौत के बाद पाकिस्तान की राजनीति में फौज ने अपनी जड़ों को मजबूत कर दिया। बात करें सरकार को बनाए रखने की, तो 76 वर्षों में किसी भी प्रधानमंत्री ने अपने 5 वर्ष का टर्म पूरा नहीं किया। 1951 लियाकत अली खान की हत्या के बाद प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी ख्वाजा नजीमुद्दीन, मोहम्मद अली बोगरा, चौधरी मोहम्मद अली हुसैन, शाहिद सुहादरी और कई सारे लोगों ने संभाली। इन 76 वर्षों में पाकिस्तान की संसद ने 23 बार प्रधानमंत्री की शपथ सुनी, परंतु इस बात का अफसोस भी है कि किसी भी प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल को पूरा करने का गौरव हासिल न किया। इसलिए पाकिस्तान को हम पॉलिटिकली फेल स्टेट कह सकते हैं। कुछ कारण है जिसकी वजह से सभी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा करने में असफल रहे। जरूरत से ज्यादा फौज का सरकार पर दबाव, पूर्ण बहुमत सरकार बनाने में असफलता, गठबंधन सरकार में पार्टियों के बीच असहमति, समय और जरूरत अनुसार ही फौज और राजनीतिक पार्टी की एकाग्रता, फौजी विद्रोह, चुनाव में फौज का हस्तक्षेप, भारत के खिलाफ युद्ध। अब इन पॉइंट्स को घटना के साथ समझते हैं। जरूरत से ज्यादा फौज का सरकार पर दबाव। हमारे भारत देश के सुरक्षा के विषय में फौज और सरकार के निर्णय का सम्मान होता है, लेकिन पाकिस्तान में इसी के विपरीत होता है। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी RNAW पर प्रधानमंत्री का लेना देना रहता है। उनके विषय पर निर्णय लेने का अधिकार उन्हें है। इस वजह से सुरक्षा के विषय में ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। लेकिन पाकिस्तान की ISI पर फौज का विचार और निर्णय सर्वोपरि है। ISI के अध्यक्ष यानी चीफ के चयन में पाकिस्तान आर्मी जनरल की भूमिका रहती है। ISI के तमाम एक्टिविटी में फौज शामिल रहता है। प्रधानमंत्री की कोई राय या फिर अनुमति नहीं ली जाती। 1999 में हुए कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने खुद इस बात को स्वीकार किया कि उन्हें पाकिस्तान सैनिकों की घुसपैठी का कोई अंदाजा न था। और आज हम सब जानते हैं कि किस तरह आज भी पाकिस्तान को कारगिल युद्ध के विषय में घेरा जाता है।
पूर्ण सरकार बनाने में असफल। 1977 से अब तक की बात करें तो वर्ष 1977 में जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में पाकिस्तान में आखिरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। तब से लेकर 4 दशक से भी अधिक वक्त गुजर गए, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार न बन पाई। जब गठबंधन की सरकार बनती है तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा सीटों में जीत प्राप्त करके भी पार्टी अपनी नीति स्वतंत्र तरीके से लागू नहीं कर सकती। अलायंस पार्टी का गुलाम बनकर रहना ही पड़ता है। कई दफा कम सीटों में जीतने वाली पार्टी अपनी मनमानी करती है। अगर हम 90 के दशक में देखें तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने सरकार बनाने और गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वर्ष 1988 के इलेक्शन में कुल 217 सीटों में से 109 सीटों में जीतना जरूरी था बहुमत सरकार बनाने के लिए। बात करें पहले 2 पायदान की तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 94 सीटों में जीत हासिल की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी के नवाज शरीफ के नेतृत्व में 9 पार्टी की गठबंधन इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद ने 56 सीटों में जीत हासिल की। तीसरे स्थान में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जो उस वक्त सभी नेताओं के साथ निर्दलीय तौर पर उतरा था, उस पार्टी ने 13 सीटों में जीत हासिल की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को साथ मिला मुत्तहिदा कौमी पार्टी का। इसी से बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान के सत्ता पर काबिज हुई, लेकिन यह गठबंधन ज्यादा समय तक नहीं चला। बेनजीर भुट्टो और एमक्यूएम के अध्यक्ष अल्ताफ हुसैन के बीच मतभेद होने के कारण एमक्यूएम ने पीपीपी से अपना साथ छोड़ दिया। फिर हुआ 1990 में इलेक्शन। एमक्यूएम ने इस बार 15 सीटों पर जीत हासिल करके तीसरा स्थान प्राप्त किया, परंतु पहले और दूसरे पायदान में बड़ा बदलाव आया। पहला स्थान पाकिस्तान मुस्लिम पार्टी का था, जो नवाज शरीफ के नेतृत्व में था और इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के गठबंधन में था। करीब 106 सीटों पर जीत हासिल की। बात करें दूसरे स्थान की तो बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 44 सीटों पर जीत हासिल की। अल्ताफ हुसैन ने नवाज शरीफ को अपना सहयोग देकर प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन यह गठबंधन की सरकार 3 साल भी न चली। तो बस इसी तरह गठबंधन सरकार की समय समय पर असहमति भी प्रमुख कारण है पाकिस्तान की राजनीति में अस्थिरता का। समय और जरूरत के अनुसार फौज और राजनीतिक पार्टी का संबंध। दशकों से यह बात प्रचलित है कि जिस नेता पर फौज का हाथ, उसी को सत्ता का लाभ मिलता है, नहीं तो अगर फौज का साथ ना मिला तो हाथ में लगी सत्ता भी छिन जाती है। इसका उदाहरण हम इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा को ले सकते हैं। साल 2017 पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर भ्रष्टाचार के कई सारे मुकदमे लगे। जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ को पद से हटा दिया। फिर आया वर्ष 2018 पाकिस्तान जनरल इलेक्शन। इस इलेक्शन में फौज ने साथ दिया इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का। चुनाव के परिणाम की बात करें तो इमरान खान की पीटीआई ने 149 सीट, शहबाज शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने 82 सीट और बिलावल भुट्टो के नेतृत्व में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 54 सीट पर जीत हासिल की। इस इलेक्शन में पीटीआई की जीत ने सबको हैरान कर दिया। वर्ष 1997 में 0 सीट, 2002 में 1 सीट, 2008 में 0, 2013 में 35 सीटों पर जीत हासिल की। एक छोटी सी पार्टी फौज के दम पर सरकार बनाने में कामयाब हुई, लेकिन इमरान खान और जनरल बाजवा का साथ 4 साल भी नहीं टिका। कई ऐसे कारण हैं जिसमें प्रधानमंत्री इमरान खान और जनरल बाजवा के बीच असहमति हुआ। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में इमरान खान का लगातार विरोध, चाइना के साथ फॉरेन पॉलिसी में असहमति, आईएसआई चीफ के चयन पर दोनों की असहमति। जनरल बाजवा ने आईएसआई चीफ की जिम्मेदारी नदीम अंजुम को देने का फैसला किया, लेकिन इमरान खान ने इस फैसले का विरोध किया। इमरान खान का लगातार पाकिस्तान फौज पर विरोधी बयान। फिर आया 10 अप्रैल 2022। जनरल बाजवा ने इमरान खान को प्रधानमंत्री के पद से उखाड़ फेंका। इमरान खान पर तोशाखाना के मामले में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा। इमरान खान को जेल की सजा हुई और पीटीआई पार्टी को 2024 इलेक्शन में बैन करवा दिया। फौजी विद्रोह। फौजी विद्रोह पाकिस्तान में जैसे आम बात है। शायद भारतीय लोगों ने फौज विद्रोह को हमारे देश में न देखा और न देख पाएंगे। फौजी विद्रोह को एक वाक्य में समझें तो इसका मतलब है फौज द्वारा तख्ता पलट।
अब तक पाकिस्तान में 4 बार बड़े स्तर पर तख्तापलट हुआ। पहला, सन 1953 गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद द्वारा प्रधानमंत्री ख्वाजा नजीमुद्दीन को पद से हटाया गया। दूसरा, सन 1958 पाकिस्तान राष्ट्रपति मेजर जनरल इस्कंदर मिर्जा द्वारा प्रधानमंत्री फिरोज खान नून को पद से हटवाया गया, लेकिन इसके कुछ दिनों बाद जनरल अयूब खान ने इस्कंदर मिर्जा का तख्तापलट किया और खुद को पाकिस्तान का राष्ट्रपति नियुक्त किया। तीसरा, सन 1977 जनरल मोहम्मद जियाउल हक द्वारा प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो का तख्तापलट। इस तख्तापलट के बाद करीब 11 साल तक पाकिस्तान में चुनाव ही नहीं हुए। चौथा, सन 1999 जनरल परवेज मुशर्रफ द्वारा प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का तख्तापलट। चुनाव में फौज का हस्तक्षेप। अगर हम चुनाव प्रक्रिया की बात करें तो भारत में चुनाव के तमाम नियम और नियम का सही तरह से पालन करवाने की तमाम जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। पाकिस्तान के चुनाव में फौज ने कई दफा चुनाव में हस्तक्षेप किया। अगर हम इस विषय पर चर्चा करें तो याद आता है वर्ष 1970 में हुए पश्चिम पाकिस्तान और पूर्व पाकिस्तान के चुनाव की। दोनों क्षेत्रों को मिलाकर देखा जाए तो कुल 313 सीटें होती थी। सबसे पहले स्थान पर था शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में आवामी लीग पार्टी, जिसने 167 सीटों पर जीत हासिल की, जो पूर्ण बहुमत से भी अधिक था। दूसरे स्थान पर थी जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसे 86 सीटों पर जीत मिली। देखा जाए तो शेख मुजीबुर रहमान अपने सरकार बनाने के असल दावेदार थे, परंतु उन्हें बंगाली होने की कीमत चुकानी पड़ी। पाकिस्तानी फौज ने अपने सत्ता का उपयोग कर उन्हें प्रधानमंत्री तो न बनने दिया, साथ ही साथ उनके समर्थकों के विरोध को हिंसा से रोका और शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार भी कर लिया। अब आते हैं कहानी के दूसरे किरदार की तरफ, जो है पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान। इमरान खान पाकिस्तान की राजनीति में आने से पहले भी सबसे बड़े मशहूर हस्ती थे। पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम में अपना नाम बड़ा किया। वर्ष 1971 में अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत एक सामान्य खिलाड़ी से की और 1992 में क्रिकेट करियर को अलविदा किया कैप्टन बनकर। पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट को उन्होंने बड़े स्तर पर पहुंचाया 1992 वर्ल्ड कप में टीम को जिताकर। क्रिकेट के बाद इमरान खान ने पाकिस्तान की राजनीति को चुना अपने जीवन के दूसरे इनिंग के तौर पर। 25 अप्रैल 1996 इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी की स्थापना की। पीटीआई पार्टी ने 1997 में पहली बार नेशनल असेंबली इलेक्शन में भाग लिया। कुल 237 सीट में से एक भी सीट में जीत हासिल न कर सकी। वर्ष 2002 में एक सीट, 2008 में पीटीआई ने नेशनल इलेक्शन में भाग ही न लिया। 2013 में पीटीआई ने 342 सीट में से 35 सीटों में जीत हासिल की और 2018 में 149 सीटों पर जीत हासिल करके पहले स्थान पर पहुंची और दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन करके इमरान खान पाकिस्तान के 22वें प्रधानमंत्री बने। पीटीआई पार्टी ने इसके अतिरिक्त पंजाब असेंबली में वर्ष 2013 में 371 में से 30 सीटों पर जीत हासिल की और वर्ष 2018 371 में से 179 सीटों पर जीत हासिल की। बात करें खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की तो वर्ष 2013 में 124 सीट में से 61 सीट पर जीत हासिल की और वर्ष 2018 में 145 में से 94 सीट पर जीत हासिल की। सिंध असेंबली के बारे में जाने तो वर्ष 2013 168 में से 4 और 2018 में 168 में से 30 सीटों पर जीत हासिल की। सत्ता पर काबिज होते ही मुसीबतों ने उन्हें घेरने का काम किया। 14 फरवरी 2019 भारतीय फौज पर पुलवामा में फिदायन हमला हुआ। इस हमले में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के 40 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। इस कायराना हमले का जवाब भारतीय वायुसेना ने बालाकोट पर 26 फरवरी 2019 में दिया। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान ने पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में स्थित बालाकोट में पाकिस्तान के आतंकी लॉन्च पैड पर हमला किया। इसी के अगले दिन पाकिस्तानी वायुसेना के कुछ F-16 लड़ाकू विमान ने LOC पार करके जम्मू कश्मीर में स्थित राजौरी डिस्ट्रिक्ट के कुछ लोकेशंस पर हमला करने का प्रयास किया। उन हमलों को काउंटर करने के लिए भारतीय वायुसेना के MiG-21 फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। एक MiG-21 फाइटर जेट ने एक F-16 फाइटर जेट को नष्ट किया। इस डॉग फाइट में MiG-21 फाइटर जेट को भी नुकसान पहुंचा।
नुकसान होने की वजह से पायलट ने खुद को इजेक्ट कर दिया। पायलट की लैंडिंग पाकिस्तान के टेरिटोरी में हुई। वह पायलट थे विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान। विंग कमांडर अभिनंदन को भारत देश वापस लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सख्त कदम उठाया और पाकिस्तान को युद्ध की चुनौती दी। पाकिस्तान जो पहले से ही आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा था, उसके लिए युद्ध करना सही विकल्प न था। मात्र 60 घंटों में भारत वापस लौटे विंग कमांडर अभिनंदन। इस बड़ी डिप्लोमेटिक जीत, पुलवामा अटैक और बालाकोट पर भारतीय वायुसेना द्वारा एयर स्ट्राइक, इन 3 बड़े घटनाओं का अंत में नतीजा निकला भारत की जीत और पाकिस्तान की हार। साथ ही साथ उन पर भारत द्वारा आर्थिक और व्यापार पर प्रतिबंध। भारत के साथ व्यापार बंद होने पर पाकिस्तान बुरी तरह से डेट ट्रैप में फंस गया और चीन, सऊदी अरेबिया और तुर्की जैसे देशों से कर्जा लेकर पाकिस्तान कर्ज के जाल में फंस गया। फिर उसके बाद IMF के सामने हाथ फैलाकर पाकिस्तान ने किंग ऑफ बेगर्स की उपाधि पा ली। मुसीबत तो और इमरान खान के सामने आनी थी, जिसे हम बहुत ही संक्षिप्त में बताएंगे। 5 अगस्त 2019 भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर पर आर्टिकल 370 और 35A का खात्मा। जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासन में विभाजित कर दिया गया। पहला जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और दूसरा लद्दाख यूनियन टेरिटरी। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में पाकिस्तानी फौज और इमरान खान की असहमति। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान का नाम। पाकिस्तान फौज का वार्षिक बजट में बड़ा हिस्सा। महंगाई और राशन के ऊंचे दाम। देश में चल रहे लगातार भ्रष्टाचार। डॉलर्स के मुकाबले पाकिस्तान के रुपए में गिरावट। देश में चल रहे समस्याओं का सारा इल्जाम फौज पर डालना। पाकिस्तान में कट्टर इस्लामिक संगठनों द्वारा हिंसा एवं अराजकता जैसे तहरीक-ए-लबैक। कमजोर विदेश नीति। इन सबसे भी बड़ी समस्या जनरल कमर जावेद बाजवा थे इमरान खान के लिए। नवंबर 2021 पाकिस्तान के ISI डायरेक्टर जनरल फैज अमीद का कार्यकाल समाप्त हो चुका था। ऐसे में इमरान खान एक्सटेंशन द्वारा उन्हें पद पर बनाए रखना चाहते थे। जनरल कमर जावेद बाजवा ने ISI के डायरेक्टर जनरल पद के लिए लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को चुना, लेकिन इमरान खान नदीम अंजुम के अपॉइंटमेंट पर हस्ताक्षर करने से साफ साफ मना कर दिया। बस फिर इसी से प्रधानमंत्री और पाकिस्तानी फौज अध्यक्ष के बीच राजनीतिक युद्ध का आरंभ हुआ। जनरल कमर जावेद बाजवा ने साम दाम दंड और भेद का उपयोग कर इमरान खान के मंत्री और नेताओं को विपक्ष में शामिल करवाकर सरकार गिरा दी। इसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अन्य नेताओं ने साथ मिलकर नई सरकार बनाई। रही बात इमरान खान की, तो सत्ता तो गई, साथ ही साथ पाकिस्तान के तोशाखाना के मामले में 10 साल जेल की सजा भी मिली। आप शायद सोच रहे होंगे, जब इतना कुछ इमरान खान के खिलाफ हो गया तो फिर 2024 जनरल इलेक्शन में उन्हें बड़ा चेहरा किसने और कैसे बनाया? इस विषय की जानकारी आगे चलकर मिलेगी, लेकिन इससे पहले इस खेल के और 2 मुख्य खिलाड़ी को जान ले, जो है नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी। अब बात करते हैं इस खेल के तीसरे खिलाड़ी की, जो है नवाज शरीफ। नवाज शरीफ पाकिस्तान के राजनीति में 4 दशकों से अपनी मजबूत पकड़ बनाकर अपनी पहचान बनाई। इस मजबूत पकड़ में लालच, कूटनीति और मौका परस्त की मिलावट है। 3 बार प्रधानमंत्री और पंजाब में चीफ मिनिस्टर की गद्दी पर बैठकर नवाज शरीफ ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी को आगे बढ़ाया। नवाज शरीफ की असल ताकत उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ, जो पंजाब प्रोविंस के 13वें और 15वें चीफ मिनिस्टर और पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री रह चुके हैं। हर बड़े राजनेताओं की तरह नवाज शरीफ ने अपने करियर में उतार चढ़ाव देखे। 3 बार प्रधानमंत्री तो बने, परंतु पाकिस्तान के परंपरा अनुसार अपने टर्म को पूरा न कर सके। 6 नवंबर 1990 वह पहली बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, परंतु 18 जुलाई 1993 में अपने पद को गंवा दिया। वजह थे मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट के अध्यक्ष अल्ताफ हुसैन, जिन्होंने अपने पार्टी को गठबंधन से अलग कर दिया। 17 फरवरी 1997 में वह दूसरी बार प्रधानमंत्री बने और 12 अक्टूबर 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने उनका तख्ता पलट कर दिया। तीसरी बार वह 5 जून 2013 में प्रधानमंत्री बने और 28 जुलाई 2017 में भ्रष्टाचार के आरोप में उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया गया।
इसके बाद अपने इलाज का कारण बताकर वह लंदन चले गए और 6 वर्षों तक वहां रहे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी को संभाला छोटे भाई शहबाज शरीफ और बेटी मरियम नवाज ने। 18 अगस्त 2018 से 10 अप्रैल 2022 तक इमरान खान की सरकार रही और नवाज शरीफ अच्छे से जानते थे कि इमरान खान के रहते उनका पाकिस्तान में वापसी मुश्किल रहेगा। 10 अप्रैल 2022 इमरान खान की सरकार गिर गई। शहबाज शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान मुस्लिम पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी के नेतृत्व में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मिलकर अपनी सरकार बनाई। 11 अप्रैल 2022 शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बने। छोटे भाई के प्रधानमंत्री बनते ही बड़े भाई नवाज शरीफ के पाकिस्तान में वापसी करने के सभी द्वार अपने आप खुल गए। बस उसके बाद नवाज शरीफ का लक्ष्य बन चुका था पाकिस्तान के सत्ता पर काबिज होने का। अब आते हैं इस कहानी के चौथे खिलाड़ी की तरफ, जो है बिलावल भुट्टो जरदारी। राहुल गांधी की तरह बिलावल पाकिस्तान की राजनीति में परिवारवाद का प्रमुख चेहरा है। नवाज शरीफ की तरह तेज नहीं बिलावल भुट्टो जरदारी की राजनीति में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं। राजनीति में उन्हें पहचान उनकी मेहनत से नहीं बल्कि खानदान के नाम पर मिली। बात करें उनके खानदान की तो शुरुआत होती है शाह नवाज भुट्टो से। पार्टीशन से पहले वह भारत के जूनागढ़ रियासत के नवाब मोहम्मद महाबत खान के दीवान रह चुके थे। उनके बेटे जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे। जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की 11वें और 13वें प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। बेनजीर भुट्टो के पति आसिफ अली जरदारी जो पाकिस्तान के 11वें राष्ट्रपति बने। दोनों के बेटे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चिराग बिलावल भुट्टो जरदारी बने। बिलावल भुट्टो 13 अगस्त 2018 NA 200 लारकना कॉन्स्टिट्यूएंसी से सांसद बने। बस यहीं से उनका इस खेल में एक बड़ा रोल अदा होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन के तौर पर उन्होंने इमरान खान की सरकार को घेरने का काम किया। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी एक दूसरे के अलायंस भी बन गए। 10 अप्रैल 2022 इमरान खान की सरकार गिरने पर PML PPP पार्टी ने मिलकर अपनी सरकार बनाई। इस सरकार में बिलावल भुट्टो जरदारी को पाकिस्तान के 37वें मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स की जिम्मेदारी मिली। तो यह रहे पाकिस्तान जनरल इलेक्शन 2024 के 4 खिलाड़ी। अब हम आगे चर्चा करेंगे चुनाव के बारे में। 10 अगस्त 2023 पाकिस्तान सरकार का कार्यकाल समाप्त हुआ। अब पूरे देश को इंतजार था 16वें नेशनल असेंबली इलेक्शन का। पाकिस्तान में कुछ बदलाव भी आए। 29 नवंबर 2022 जनरल कमर जावेद बाजवा फौज से रिटायर हुए। उनके जाने तक पाकिस्तान की जनता और खास करके PTI पार्टी के वर्कर्स में फौज के प्रति असंतोष का भाव उत्पन्न हुआ। कई दफा ऐसा भी हुआ कि PTI वर्कर्स ने सड़कों पर उतरकर फौज का विरोध किया और उन पर हिंसक कार्रवाई भी की। फौज के हेडक्वार्टर्स पर भी हमला किया। पाकिस्तानी फौज के कमान को संभालने मैदान पर आए 11वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर। अब आते हैं 10 अगस्त 2023 के बाद वाले समय पर। इतना तय हो चुका था कि आने वाले चुनाव में खुलकर मैदान पर उतरेंगे नवाज शरीफ। साफ साफ दिख गया कि नवाज शरीफ और इमरान खान आमने सामने भिड़ने वाले हैं। इमरान खान जो उस वक्त अपने पूरी तैयारी में थे, लेकिन उन्हें बड़े बड़े झटके लगने वाले थे। 22 दिसंबर 2023 इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उनके PTI पार्टी को अपने चुनाव चिन्ह रखने की अनुमति देने के खिलाफ फैसला सुनाया। ECP का मानना था कि पार्टी आयोग की संतुष्टि के लिए इंट्रा पार्टी चुनाव करवाने में विफल रहा। PTI ने इस फैसले को चुनौती देने के लिए पेशावर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 30 दिसंबर 2022 ECP ने पेशावर हाईकोर्ट को अपना रिव्यू एप्लीकेशन दिया। 10 जनवरी 2024 2 सदस्यीय पीठ ने ECP के आदेश का अवैध, बिना किसी कानूनी अधिकार के और बिना किसी कानूनी प्रभाव वाला माना। 11 जनवरी 2024 ECP ने इस फैसले का सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया। 13 जनवरी 2024 मुख्य न्यायाधीश फैज ईसा की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट के 3 सदस्यीय पैनल ने ECP का पक्ष लिया और पार्टी की इंट्रा चुनाव में विफलता के कारण PTI को उनके चुनाव चिन्ह क्रिकेट बैट से वंचित करने के लिए अपना प्रारंभिक निर्णय को बहाल कर दिया। इसके बाद 30 जनवरी 2024 को न्यायाधीश
अब्दुल हसनत जुल्कारनियान ने इमरान खान पर लगे 3 अलग अलग केस के तहत 10 साल जेल की सजा सुनाई। उसी के अगले दिन इमरान खान की तीसरी पत्नी बुशरा बीवी को 14 साल जेल की सजा सुनाई जज मोहम्मद बशीर ने। यूनाइटेड नेशंस और ह्यूमन राइट्स वॉच के ऑब्जर्वर्स ने पाकिस्तान फौज के खिलाफ चुनावों से पहले ही धांधली करने का आरोप लगाया। पीटीआई पार्टी और उनके नेताओं के विरुद्ध उल्लेखनीय कार्रवाई किए जा रहे थे, जैसे नॉमिनेशन पत्र छीनना, उम्मीदवारों और उनके समर्थकों की गिरफ्तारी, नामांकन पत्रों की व्यवस्थित अस्वीकृति और अभियान कार्यक्रमों में व्यवधान। पाकिस्तान के चुनाव आयोग पर भी चुनाव से पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग पर फेवर करने का आरोप लगा। पाकिस्तान के चुनाव आयोग पर करीब 1300 शिकायतें दर्ज हुई। पीटीआई से जुड़े कई उम्मीदवारों ने शिकायत की कि मत पत्रों के लिए पार्टी के चिन्ह के रूप में क्रिकेट के बल्ले के उपयोग पर प्रतिबंध के बाद चुनाव आयोग ने उन्हें कैलकुलेटर, इलेक्ट्रिक हीटर जैसे अस्पष्ट अर्थ और कभी-कभी अजीब अर्थ वाले प्रतीक प्रदान किए। पाकिस्तान में चुनाव के नतीजे आने से पहले क्षेत्रों अनुसार चुनाव परिणाम का आकलन किया जा रहा था। पंजाब प्रोविंस में से 141 सीटों पर चुनाव होना था और इसमें नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग का दबदबा था। सिंध प्रोविंस के 61 सीटों पर बिलावल भुट्टो जरदारी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दबदबा था। खैबर पख्तूनख्वा के 45 सीटों पर इमरान खान का जोर दिख रहा था। बलोचिस्तान के 16 सीटों पर स्थानीय पार्टी का प्रभाव ज्यादा था। देखा जाए तो अर्ली एस्टीमेट अनुसार इमरान खान किसी भी तरह से आगे नहीं दिखाई दे रहे थे। पूरे पाकिस्तान की नजरें कुछ खास टिकी नहीं थी इस इलेक्शन में। फौज की धांधली को सामान्य मान लिया। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और आतंक से ग्रसित जनता को इस इलेक्शन में नए पाकिस्तान की झलक नहीं दिखाई दे रही थी। कुछ जगह इलेक्शन को लेकर उत्साह था। कुछ लोग फौज और इमरान खान की लड़ाई के परिणाम को देखना चाहते थे। इलेक्शन कैंपेन में सभी पार्टी के अलग अलग मुद्दे जनताओं के सामने प्रस्तुत हो रहे थे। इमरान खान पाकिस्तान के लोकतंत्र की रक्षा के मुद्दों को उछालकर फौज पर आक्रमण कर रहे थे। जनता से अपील करके यह बता रहे थे कि उनकी पार्टी किसी की पिट्ठू नहीं। वहीं दूसरी तरफ नवाज शरीफ जनता को रोजगार, महंगाई पर रोक, अच्छे अर्थतंत्र दिलाने की बात कर रहे थे। बात करें बिलावल भुट्टो जरदारी की तो वह एक नए पाकिस्तान का सपना जनता को दिखा रहे थे। अब देखना यह है कि कौन पाकिस्तान की जनता की पहली पसंद बनेगा। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान चुनाव का परिणाम आना था। शुरुआती रुझानों में 148 सीटों के परिणाम मिले। इस इलेक्शन में पीटीआई के तमाम उम्मीदवारों ने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का फैसला किया। अब बात करें 148 सीटों के शुरुआती परिणामों की तो 43 सीटों पर पीएमएल पार्टी की बढ़त थी, 47 सीटों पर पीपीपी पार्टी तो 27 सीटों पर अन्य की बढ़त थी। पीटीआई पार्टी का दावा था कि उनकी पार्टी 155 में से 125 सीटों पर बढ़त ले रही थी और आधिकारिक परिणामों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। उनके उम्मीदवारों के संचय मतदान केंद्रों के परिणाम अधिकारियों द्वारा जारी किए गए अंतिम गणना के साथ मेल नहीं खा रहे थे। पाकिस्तान के 4 में से 3 प्रांत और इस्लामाबाद में काउंटिंग के विषय में छेड़छाड़ किया जा रहा था। 9 फरवरी ईसीपी ने आश्वासन दिया कि उनका सिस्टम किसी भी प्रकार के इंटरनेट आउटरीच से प्रभावित नहीं होगा और सिस्टम ऑफलाइन काम कर सकेगा। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने चुनाव परिणाम संकलन में देरी के लिए कम्युनिकेशन चैलेंज का हवाला दिया। बैलेट पेपर्स और अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिणाम प्रस्तुत करने में समय लग रहा था। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने इस बात का आश्वासन दिया कि चुनाव के तमाम परिणाम सही और न्यायपूर्वक दिया जाएगा। 10 फरवरी के देर रात तक परिणामों की घोषणा नहीं हुई और इस पर पीटीआई ने ईसीपी पर धोखाधड़ी और फौज पर धांधली करने का आरोप लगाया। 13 फरवरी को पीटीआई अध्यक्ष गौहर अली खान ने मतदान केंद्र द्वारा जारी किए गए फॉर्म 45 के समग्र परिणामों और ईसीपी के निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय खाते फॉर्म 47 के बीच विसंगति पर एक श्वेत पत्र के प्रकाशन की घोषणा की, जो कथित तौर पर आधारित था। उन्होंने आरोप लगाया कि कुल 180 नेशनल असेंबली सीट सीधे निर्वाचित सीटों के 68% के बराबर और पंजाब प्रोविंशियल असेंबली में 2/3 से अधिक सीटें पीटीआई द्वारा जीती गई और इसीलिए प्रोविंशियल हाईकोर्ट के माध्यम से पुनः प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने ईसीपी के चीफ कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के तत्कालिक इस्तीफे की मांग की। सबसे पहले हम बात कर ले चुनाव के असल परिणामों की।
कुल 336 सीटों में से 167 सीटों पर विजय आवश्यक रहेगा बहुमत सरकार बनाने के लिए। बात करें प्रथम स्थान की तो पीटीआई ने 93 सीटों पर जीत हासिल की। दूसरे स्थान पर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जिसने 75 सीटों पर जीत हासिल की। एक बात जो हम आपको बता दें कि स्क्रीन पर प्रस्तुत किए परिणाम कुल 266 सीटों के परिणाम में से दिए गए हैं। अब आते तीसरे स्थान पर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 54 सीटों पर जीत हासिल की। चौथे स्थान पर 17 सीटों पर जीत हासिल करने वाली मुत्ताहिदा कौमी पार्टी। इन सब से इतना पता चल गया कि पीटीआई के प्रथम स्थान ने पाकिस्तान फौज के मुंह पर करारा तमाचा मारा। जेल में से चुनाव लड़कर इमरान खान ने प्रथम स्थान पहुंचकर सबको चौंका दिया। पीटीआई प्रवक्ताओं के अनुसार पीटीआई सहयोगियों द्वारा दावा की गई 180 नेशनल असेंबली सीट में से पीटीआई ने पंजाब में 115 सीटें, खैबर पख्तूनख्वा में 42 सीटें, सिंध में से 16 सीटें, बलोचिस्तान में से 4 सीटें और इस्लामाबाद फेडरल डिस्ट्रिक्ट के 3 सीटों पर जीत हासिल की। 17 फरवरी चुनाव के एक सप्ताह बाद रावलपिंडी डिवीजन कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने इलाके में धोखाधड़ी में अपनी भूमिका स्वीकार करने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जहां 13 नेशनल असेंबली सीट में से 11 सीट पाकिस्तान मुस्लिम लीग द्वारा जीती गई। उन्होंने दावा किया कि उनके कार्यालय ने उन उम्मीदवारों की मदद की जो वास्तविक वोट्स की गिनती में प्रति उम्मीदवार लगभग 70,000 वोट से पीछे चल रहे थे, नकली टिकटों का उपयोग करके जीत हासिल करने में। उन्होंने चीफ इलेक्टोरल कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और चीफ जस्टिस काजी फैज इजा को इस योजना में फंसाया। ईसीपी ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि डिविजनल कमिश्नर की चुनाव प्रक्रिया में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं थी और कहा कि वह एक जांच शुरू करेगी। चीफ जस्टिस काजी फैज इजा ने आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। पीटीआई ने भी जांच की मांग की। उनकी घोषणा के बाद लियाकत अली चट्टा ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसने जांच के तहत उसके कार्यालय को सील कर दिया। पाकिस्तान जनरल इलेक्शन 2024 पर कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने अपने विश्लेषण प्रस्तुत किए। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार चुनाव के परिणाम ने कई लोगों को चौंका दिया, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग को सेना समर्थन मिला था और इसीलिए लोगों को उनके जीत की उम्मीद अधिक थी। द वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार फौज के नियंत्रण पर पहले से कहीं अधिक सवाल उठाए जा रहे हैं, संभवतः दशकों में, क्योंकि पहली बार फौज का साथ पाकर उम्मीदवार नवाज शरीफ सबसे अधिक सीट जीतने में असमर्थ रहे। फ्रांस 24 के अनुसार यह फौज का चुनाव था जो फौज के खिलाफ ही हो गया। यह चुनाव पाकिस्तान के इतिहास का सबसे धांधली चुनाव है। फौज ने खुलकर नवाज शरीफ का समर्थन किया। द गार्डियंस के अनुसार परिणामों की धीमी गिनती के कारण सैन्य धांधली का संदेह पैदा हुआ, जिससे चिंता पैदा हुई कि सेना पाकिस्तान मुस्लिम लीग की सफलता सुनिश्चित करने के लिए प्रभाव डाल रही थी। द फाइनेंशियल टाइम के अनुसार यह चुनाव सैन्य प्रभाव की अस्वीकृति वाला चुनाव है। पाकिस्तान जनरल इलेक्शन 2024 ने पाकिस्तान के परंपरा को जीवित रखा, जो है पूर्ण बहुमत सरकार बनाने में असफलता। यहां पर पूर्ण बहुमत सरकार न बनने पर गठबंधन की सरकार बनना आखिरी विकल्प होगा। नवाज शरीफ ने सभी विजेता उम्मीदवारों को साथ में जुड़ने का न्योता दिया। नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी आपसी सहमति से गठबंधन बनाने की तैयारी में दिख रहे हैं। सबसे ज्यादा चुनौती इमरान खान के लिए होगा। इस सरकार बनाने की दौड़ में फौज पूरे प्रयास में रहेगा इमरान खान को गिराने के लिए। मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू, इस्तेकाम ए पाकिस्तान और बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ गठबंधन सरकार बनाने की इच्छा जताई। इन सभी पार्टी को मिलाकर 152 सीट बनती है। 16 फरवरी सीनियर पीटीआई ऑफिशियल असाद केसर ने बताया कि इमरान खान ने प्रधानमंत्री के नॉमिनी के लिए जनरल अयूब खान के पौत्र कमर अयूब खान को चुना। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री के लिए मियां असलम इकबाल और अली अमीन गंदापुर को नॉमिनेट किया। अगले दिन पीटीआई ऑफिशियल मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि पंजाब में पीटीआई ओपोजिशन के हैसियत से काम करेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कुछ नेताओं का कहना था कि अगर पार्टी अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो भी जाए तो अपना 5 साल का टर्म पूरा नहीं कर पाएगी, क्योंकि पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोग और उनके उम्मीदवारों को वोट देकर जिताने वाले वोटर्स ने नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना सहयोग दिया।
ऐसे में अगर नवाज शरीफ ने अपने भाई शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाया तो यह उनके समर्थकों के साथ धोखाधड़ी होगा और उनमें निराशा का भाव उत्पन्न होगा। कुछ समाचार पत्रों के अनुसार नवाज शरीफ खुद को प्रधानमंत्री बनाने में रुचि नहीं दिखा रहे थे। 19 फरवरी CNN न्यूज 18 के अनुसार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने पुष्टि की कि उनके पिता आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी कराची में पार्टी कार्यकर्ताओं को दिए एक विजय भाषण में नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तानी फौज पर हमला करते हुए नजर आए। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार शहबाज शरीफ पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं और आसिफ अली जरदारी अगले राष्ट्रपति। पाकिस्तान मुस्लिम लीग से शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाने की बात पर बिलावल भुट्टो ने उनको अपना पूर्ण समर्थन दिया और कहा कि वह प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहते। जब PPP पूर्ण बहुमत सरकार बनाएगी तभी वह प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त प्रधानमंत्री को लेकर बड़े से बड़े सवाल उठ रहे हैं। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि अगला प्रधानमंत्री बनेगा कौन। 265 सीटों में से 133 सीट पर जीत हासिल करना जरूरी है। एक तरफ से शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बन सकते हैं अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, इस्तेकाम पाकिस्तान और बलोचिस्तान अवामी पार्टी अगर एक साथ मिल जाएं। जैसे हमने आपको पहले भी कहा कि इन पार्टी को मिलाकर 152 सीट बनती है। अगर हम आते हैं पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंशियल इलेक्शन 2024 में तो कुल 297 सीटों पर चुनाव हुए। बात करें पहले 3 पायदान की तो पहले स्थान पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो 137 सीटों पर अपनी जीत तय कर चुके हैं। दूसरे स्थान पर है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इंडिपेंडेंट की गठबंधन जो 116 सीटों पर जीत हासिल कर चुके हैं। तीसरे स्थान पर है 10 सीटों पर जीत हासिल करने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। कुछ सोर्सेज के अनुसार नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज बन सकती है पंजाब की अगली मुख्यमंत्री। अब आते हैं खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंशियल इलेक्शन 2024 पर तो कुल 115 सीटों पर चुनाव हुए। पहले 3 की बात करें तो 84 सीटों पर जीत हासिल करके पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पहले स्थान पर है। 7 सीटों पर जीत हासिल करके जमायत उलेमा-ए-इस्लाम दूसरे स्थान पर है। 5 सीटों पर जीत हासिल करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग तीसरे स्थान पर। इस चुनाव में PTI पूर्ण बहुमत पर है। तो दोस्तों, हमने पाकिस्तान नेशनल असेंबली, पंजाब प्रोविंशियल इलेक्शन और खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंशियल इलेक्शन के बारे में आपको बताया। एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दे कि हमने 8 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक के तमाम खबरें आपको बताएं। आगे चलकर कौन पाकिस्तान का 24वां प्रधानमंत्री बनेगा यह तो वक्त ही बताएगा। नतीजा जो भी हो, लेकिन एक चीज तो तय है और वो है खिचड़ी सरकार और अपना टर्म पूरा न कर पाने वाली सरकार भी। तो दोस्तों, यह वीडियो था पाकिस्तान नेशनल असेंबली इलेक्शन 2024 की। मिलते हैं अगले वीडियो में सत्य, ज्ञान और साहस की शोध में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।